हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे श्वसन। श्वसन क्या होता है? श्वसन को नॉर्मली हम मीन्स आप बच्चे लोग जो हैं वो कंफ्यूज कर जाते हैं सांस लेने के साथ। सांस लेना एक अलग प्रक्रिया है और श्वसन एक अलग प्रक्रिया है। सांस लेने का मतलब होता है नाक के द्वारा, अपने नोज़ के द्वारा आप जो हवा अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं, वो सांस लेने की प्रक्रिया है। उसमें आप सिर्फ वायुमंडल से हवा लेते हैं, अपने फेफड़ों में भरते हैं और फेफड़ों में भरने के बाद वहाँ से ऑक्सीजन को रक्त में अवशोषित कर लिया जाता है और और कार्बन डाइऑक्साइड को रक्त में इसमें फेफड़ों में छोड़ दिया जाता है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड से भरी हुई हवा को हम नाक के द्वारा ही वापस बाहर वायुमंडल में छोड़ देते हैं। ये सांस लेने की प्रक्रिया है। सांस लेने की इस प्रक्रिया में हमारे पास दो स्टेप होते हैं। एक तो हमें जिसे अंतःश्वसन कहते हैं। अंतःश्वसन का मतलब है कि हम जो है वायु को अपने नाक के द्वारा अंदर ले रहे हैं, फेफड़ों में भर रहे हैं। इस अंतःश्वसन के द्वारा वायुमंडल से ऑक्सीजन से युक्त वायु जो है वो हमारे फेफड़ों में जाती है और वहाँ फेफड़ों में, जैसे हम आगे श्वसन तंत्र में पढ़ेंगे कि एल्वियोलाई के कुपिका कोश जो होते हैं, उन कुपिका कोश में बहुत सारी रक्त वाहिकाएँ होती हैं। उन रक्त वाहिकाओं में विसरित हो जाती है ऑक्सीजन वायुमंडल वाली वायु से और रक्त वाहिकाओं में ऑक्सीजन चली जाती है और उन रक्त वाहिकाओं में जो रक्त बह रहा होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो विसरित होकर के कुपिका कोश वाली वायु में चला जाता है। अब जो वायु है हमारे फेफड़ों में भरी हुई, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है, हम उसे नाक के द्वारा ही बाहर निकाल देते हैं। इसे हम बाह्य श्वसन, उच्छ्वासन कहते हैं। क्या बोलते हैं हम इसे? उच्छ्वासन। ये हमारी नॉर्मल सांस लेने की प्रक्रिया है। श्वसन यानी रेस्पिरेशन क्या होता है? श्वसन के अंदर जो ऑक्सीजन हमारे रक्त में आई है वो रक्त के द्वारा सभी कोशिकाओं तक पहुंचा दी जाती है और सभी कोशिकाओं में ऑक्सीजन क्या कार्य करती है कि हमने भोजन के पाचन में जो हमें ग्लूकोज मिला था, जो हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंच चुका है, उस ग्लूकोज का विखंडन करती है ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन जो हमने सांस लेने की प्रक्रिया में ली थी, उस ऑक्सीजन को रक्त में विसरण हो गया और रक्त द्वारा वो ऑक्सीजन शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुँचा दी गई और उन कोशिकाओं में वो ऑक्सीजन क्या करती है? ग्लूकोज का विखंडन करती है, यानी ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड और जल में तोड़ देती है और इस प्रक्रिया के दौरान बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है। इस प्रक्रिया को हम श्वसन कहते हैं। श्वसन क्या है? पोषण प्रक्रम के दौरान ग्रहण की गई खाद्य सामग्री का उपयोग कोशिकाओं में होता है, जिससे विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। और किस प्रकार से ऊर्जा प्राप्त होती है कि श्वसन प्रक्रिया के दौरान ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में विखंडन कर दिया जाता है कोशिकाओं के अंदर, किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड और जल में। और इस अभिक्रिया के दौरान ऊर्जा मुक्त होती है, जो ऊर्जा हमारी कोशिकाओं में एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में संचित हो जाती है। तो इस प्रक्रिया को हम श्वसन कहते हैं। और श्वसन कहाँ होता है? श्वसन हमारे शरीर की कोशिकाओं में होता है। श्वसन विभिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन। ये हमारे जो अलग अलग प्रकार के जीव हैं, कुछ जीव जो हैं अवायवीय श्वसन करते हैं, कुछ जीव वायवीय श्वसन करते हैं। तो ग्लूकोज विखंडन दोनों प्रकार के जीवों में अलग अलग प्रकार से होता है। जैसे जो विभिन्न पथ हैं हमारे पास, यहाँ 3 पथ हैं। ये ग्लूकोज है हमारा, ग्लूकोज जो कोशिकाओं में पाया जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। सबसे पहले तो ग्लूकोज जो है वो जीव द्रव्य के अंदर, यानी कोशिका के अंदर, आपने कोशिका 9th क्लास में कोशिका की संरचना पढ़ी है। कोशिका में कोशिका द्रव्य होता है जिसके अंदर अन्य कोशिकांग जो हैं वो होते हैं। तो कोशिका द्रव्य के अंदर क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया होती है। ग्लाइकोलिसिस यानी ग्लूकोजन का ब्रेकडाउन, किसके अंदर? पायरूवेट, और इस अभिक्रिया के दौरान ऊर्जा निकलती है। ठीक है। ग्लूकोज जो कि एक 6 कार्बन के अणुओं से मिलकर के बना है, उसको कोशिका के जीव द्रव्य के अंदर पायरूवेट में तोड़ दिया जाता है और ये पायरूवेट एक 3 कार्बन के अणुओं का यौगिक होता है। इस दौरान ऊर्जा निकलती है। ये पायरूवेट, अब ये यहाँ तक ये जो ग्लूकोज का विखंडन है, ये सभी प्रकार के पथों में, सभी प्रकार के जीवों में सेम होता है। यानी ग्लूकोज का पहले पायरूवेट में विखंडन होता है और उसके बाद जो अलग अलग प्रकार के जीव है, वायवीय श्वसन करने वाले, अवायवीय श्वसन करने वाले जीवों में ये पथ जो हैं ये अलग हो जाते हैं। जैसे हम यहाँ बात करेंगे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरूवेट जो है वो किसमें टूट जाता है? इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, और इस दौरान ऊर्जा निकलती है। ये ऊर्जा जो है ये हमारे शरीर के क्रियाकलाप, यानी कि ये उन जीवों के शरीर के क्रियाकलापों को
पूरा करने में इस्तेमाल कर ली जाती है, जिन जीवों में अवायवीय श्वसन पाया जाता है। जैसे कि यीस्ट में क्या पाया जाता है, अवायवीय श्वसन पाया जाता है। तो इस दौरान कोशिका द्रव्य में ही पाइरूवेट को इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल दिया जाता है और इस दौरान ऊर्जा मुक्त होती है। ये अवायवीय श्वसन है और ये हमारा पहला पथ था। अब हम दूसरे पथ की बात करते हैं। ये है ऑक्सीजन का अभाव। जब हम बहुत अधिक शारीरिक श्रम करते हैं, जैसे आप किसी दिन बहुत ज़्यादा दौड़ लेते हैं तो आपको अपने पैरों में बहुत दर्द का अनुभव होता है। ये दर्द किस लिए होता है? ये दर्द इसलिए होता है कि हम बहुत ज़्यादा शारीरिक श्रम कर रहे हैं तो हमारे शरीर की ऑक्सीजन की डिमांड एकदम से बढ़ जाती है, लेकिन हमारा जो श्वसन प्रक्रिया है वो उस डिमांड को पूरी नहीं कर पाता। तो ऐसे में हमारी जो मसल्स हैं, हमारी जो मांसपेशियाँ हैं, उनमें ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है और उस ऑक्सीजन के अभाव के दौरान हमारी जो मसल मांसपेशियाँ हैं उनमें किस प्रकार से ग्लूकोज का विखंडन होता है? ग्लूकोज से पाइरूवेट और पाइरूवेट से वो टूटता है लैक्टिक अम्ल में। पाइरूवेट किस में बदल जाता है? लैक्टिक अम्ल में। जब ऑक्सीजन का अभाव होता है, अधिक शारीरिक श्रम के दौरान हमारी मांसपेशियों में ऑक्सीजन की डिमांड पूरी नहीं हो पाती, तो उस दौरान ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है, जिसकी वजह से पाइरूवेट किस में बदल जाता है? लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। ये हमारा दूसरा पथ है ग्लूकोज विखंडन का। लैक्टिक अम्ल में पाइरूवेट के बदलने के दौरान जो ऊर्जा मुक्त होती है, उस ऊर्जा को भी एटीपी के रूप में स्टोर कर लिया जाता है। ये हमारी पेशीय कोशिकाओं में होती हैं और लैक्टिक अम्ल जो है, ये लैक्टिक अम्ल हमारी मांसपेशियों में इकट्ठा हो जाता है और इसके इकट्ठे होने के कारण ही हमें दर्द का अनुभव होता है। ये एक 2 कार्बन अणुओं से बना हुआ यौगिक है, जैसा मैंने इसका सूत्र यहाँ लिख रखा है C2H6O2। ये हमारा दूसरा पथ है। अब हम बात करेंगे तीसरे पथ की, जो वायवीय श्वसन में पाया जाता है, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। वायवीय श्वसन जिसको हम कहते हैं, यानी कि जब हमारे पास ऑक्सीजन की पूर्ण रूप से आपूर्ति होती है, उस समय पाइरूवेट का क्या होता है? उस समय पाइरूवेट चला जाता है कोशिकाओं की माइटोकॉन्ड्रिया में और वहाँ इसका ब्रेकडाउन, इसका विखंडन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल में। और इस प्रक्रिया के दौरान पहले 2 पथों के मुकाबले बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है और इस ऊर्जा को एटीपी के रूप में स्टोर कर लिया जाता है, संग्रहित कर लिया जाता है। तो ये जो वायवीय श्वसन है, ये कहाँ कंप्लीट होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। यानी कि ग्लूकोज का विखंडन जो ज़्यादातर कोशिकाओं में, ज़्यादातर जीवों की सभी कोशिकाओं में पाया जाता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है वायवीय श्वसन जिसे हम कहते हैं। ठीक है, ये हमारे थे ग्लूकोज विखंडन के विभिन्न पथ। अब हम बात करते हैं श्वसन के 2 प्रकार। श्वसन, अभी जैसे मैं बात कर रही थी उस समय बता रही थी कि श्वसन जो है वो 2 प्रकार का है, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और अवायवीय श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। वायवीय श्वसन के दौरान क्या होता है? ग्लूकोज का पूर्ण उपचयन होता है, यानी ग्लूकोज का पूर्ण रूप से विखंडन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल में और इस दौरान बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। अवायवीय श्वसन में क्या होता है? ग्लूकोज का अपूर्ण उपचयन होता है। अपूर्ण उपचयन होता है मतलब कि ग्लूकोज जो है पूर्ण रूप से विखंडित नहीं होता। ये ग्लूकोज इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है और इस दौरान जो है ऊर्जा मुक्त होती है। वायवीय श्वसन जो है कोशिका द्रव्य में, जैसे अभी अब हमने ग्लूकोज विखंडन के विभिन्न पथ पढ़े थे तो देखा था कि कोशिका द्रव्य में पाइरूवेट तक का जो ग्लूकोज का विखंडन है वो सभी कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य के अंदर होता है। उसके बाद वायवीय श्वसन कहाँ कंप्लीट होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, जहाँ माइटोकॉन्ड्रिया में पाइरूवेट एंटर कर जाता है और वहाँ उसका पूर्ण रूप से विखंडन कार्बन डाइऑक्साइड और जल में हो जाता है। अवायवीय श्वसन में यह सिर्फ केवल कोशिका द्रव्य में होता है। कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज पाइरूवेट में बदलता है और पाइरूवेट इथेनॉल में बदलता है। वायवीय श्वसन में अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है 36 एटीपी अणुओं के रूप में, यानी कि 36 एटीपी जो है वो बनते हैं, बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा बनती है और उसे एटीपी के रूप में स्टोर कर लिया जाता है। अवायवीय श्वसन में कम ऊर्जा उत्पन्न होती है, यानी कि सिर्फ 2 एटीपी के अणु बनते हैं। उदाहरण जैसे मनुष्य के अंदर ज़्यादातर कोशिकाएँ जो हैं उनमें क्या होता है? वायवीय श्वसन होता है। सिर्फ हमारी मांसपेशियों में अधिक शारीरिक श्रम करने के समय ऑक्सीजन के अभाव में ग्लूकोज विखंडन का दूसरा पथ इस्तेमाल होता है। अदरवाइज़ हमारी कोशिकाओं के अंदर कौन सा श्वसन होता है? वायवीय श्वसन होता है। वो अवायवीय श्वसन का उदाहरण यीस्ट कोशिका में है। यीस्ट खमीर जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, इसके अंदर अवायवीय श्वसन पाया जाता है। एटीपी क्या होता है? एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट।
एटीपी की फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी क्या है, एक तरह से हमारी कोशिका की ऊर्जा मुद्रा है, क्योंकि हमारे कोशिका के अंदर ग्लूकोज विखंडन में जितनी भी ऊर्जा निकलती है वो सारी की सारी एटीपी के रूप में स्टोर हो जाती है, एटीपी के रूप में एकत्रित संग्रहित हो जाती है। और हमारे जितने भी कोशिका के अंदर जितनी भी प्रक्रियाएं, जितनी अभिक्रियाएं, जितने भी कार्य होते हैं, उन सब कार्यों में ऊर्जा किससे मिलती है? हमें एटीपी से मिलती है। ये एटीपी ही ऊर्जा प्रोवाइड कराता है हमारी कोशिकाओं के अंदर होने वाली सभी रिएक्शन, सभी अभिक्रियाओं के लिए। इसलिए हम इसको ऊर्जा मुद्रा, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा भी कहते हैं। एटीपी के विखंडन से एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, जो कोशिका में होने वाली सभी क्रियाओं का परिचालन करती है। क्या होता है कि एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी इसके अंदर 3 फॉस्फेट ग्रुप लगे हुए, ट्राई मतलब 3 फॉस्फेट ग्रुप लगे हुए हैं, 3 फॉस्फेट आबंध बनते हैं और उन आबंधों के अंदर बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा जो है वो स्टोर होती है। जैसे जैसे आबंध टूटते हैं, जैसे हमने रासायनिक अभिक्रियाओं में भी पढ़ा है कि जब आबंध बनते हैं तो ऊर्जा देनी पड़ती है, यानी कि उनके अंदर ऊर्जा जो है वो स्टोर हो जाती है। और जब आबंध टूटते हैं तो वो जो ऊर्जा स्टोर हुई थी वो ऊर्जा आबंधों के टूटने पर मुक्त होती है। तो जब एटीपी में आबंध टूटता है तो फॉस्फेट आबंध टूटता है तो ऊर्जा जो है वो मुक्त होती है और वो उस ऊर्जा का इस्तेमाल कर लिया जाता है कोशिका की अंदर होने वाले अन्य क्रियाओं के अंदर। जैसे एटीपी का जब एक फॉस्फेट आबंध टूटता है तो वो एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में बदल जाता है। एडीपी जो है इसमें एक और अगर फॉस्फेट आबंध टूट जाए तो ये एएमपी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में बदल जाएगा। और इन जैसे जैसे इससे फॉस्फेट आबंध टूटता है वैसे वैसे इससे बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है और उस ऊर्जा का उपयोग कर लिया जाता है कोशिका के अंदर होने वाली क्रियाओं में। ठीक है, ये था हमारा एटीपी। अब हम आ जाते हैं मानव श्वसन तंत्र के ऊपर। मानव श्वसन तंत्र, जैसा आपने पहले के क्लासेस में भी पढ़ा है कि मानव श्वसन तंत्र किससे बना होता है। हमारे 2 फेफड़े होते हैं जिन्हें हम फुफ्फुस कहते हैं। ठीक है, ये फेफड़े देखिए, ये है मानव श्वसन तंत्र का चित्र। ये नासा द्वार यानी कि जो नोज़ है, नाक है आपका, 2 इसमें आपके नासा द्वार हैं। ये जो नासा द्वार है ये कहाँ जा कर के खुलता है? अंदर नासा इस गुहिका में। और यहाँ से ये होता हुआ ये ग्रास नली, जो आपने पाचन तंत्र में ग्रास नली पढ़ती है, उस ग्रास नली के बराबर में हमारी श्वास नली होती है। ठीक है, ये नासा द्वार है जहाँ से हम वायु को अंदर लेते हैं। और ये आपकी श्वास नली है। ये श्वास नली यहाँ नीचे जा कर के 2 फुफ्फुस जो हमारे हैं उन दोनों फुफ्फुस में 2 भागों में विभाजित हो जाती है, दोनों फुफ्फुस में चली जाती है, जिन्हें हम श्वसनी कहते हैं। ये श्वास नली है। श्वास नली दोनों फुफ्फुस में एंटर करती है, 2 भागों में विभक्त हो जाती है और दोनों फुफ्फुस में जाती है, जिसे हम श्वसनी कहते हैं। ये हमारे 2 फुफ्फुस हैं। ये हमारे 2 फुफ्फुस फेफड़े जिन्हें हम कहते हैं वो है। फेफड़ों के चारों ओर फेफड़े जो हैं ये जो आपको दिख रहे हैं ये रिब्स हैं, अंतड़ियाँ जिनको हम बोलते हैं। जब आप अपनी चेस्ट को हाथ लगाएंगे तो आप फील कर सकते हैं वहाँ पे कुछ हड्डियाँ हैं, और आप अगर ध्यान से उनको फील करेंगे तो आप देखेंगे कि हाँ, इस तरह से पतली पतली कुछ हड्डियाँ हैं जिनको अंतड़ियाँ बोलते हैं। ये अंतड़ियाँ क्या कार्य करती है? ये जितने भी हमारे विसरल ऑर्गन्स हैं, यहाँ पाए जाने वाले ऑर्गन्स हैं, यानी कि फेफड़े हैं, यहाँ फेफड़ों के बीच में हृदय होता है, उनको प्रोटेक्ट करती है, उनके लिए सुरक्षा का काम करती है। ठीक है, ये दोनों श्वसनियाँ जो है ये फुफ्फुस में चलेगी। फुफ्फुस में जाने के बाद इस श्वसनी जो है ये वापस से विभक्त होती है। जैसे यहाँ आप देखेंगे कि ये एक जो फुफ्फुस है ये मैंने एज इट इज़ दिखाया है, इसके चारों ओर अंतड़ियाँ दिखाई। दूसरी तरफ के फुफ्फुस के इंटरनल जो स्ट्रक्चर है वो दिखाया। इस फुफ्फुस के अंदर जाने के बाद श्वसनी जो है ये वापस से बहुत सारी ब्रांचेज में विभक्त होती है, बहुत सारी शाखाओं में विभक्त होती है, जिन्हें हम श्वसनिकाएँ कहते हैं। जिन्हें हम क्या कहते हैं? श्वसनिकाएँ कहते हैं। ये श्वसनिकाएँ विभक्त होती जाती हैं और लास्ट में देखेंगे आप, जब जैसे पेड़ की बहुत सारी शाखाएं होती हैं ना, इस प्रकार से शाखित हैं ये। और इस प्रकार से शाखित होने के बाद ये आप लास्ट में देखेंगे कि जैसे पेड़ के अंदर लास्ट ब्रांच के ऊपर बहुत सारी पत्तियां लगी होती है, ऐसे यहाँ इनकी लास्ट ब्रांचेस के ऊपर जो है गुब्बारे जैसी छोटी छोटी संरचनाएं बनी होती है। छोटे छोटे, जैसे आप होली पे छोटे छोटे गुब्बारे लाते हैं ना पानी भरने के लिए, ऐसे ही यहाँ छोटी छोटी गुब्बारे जैसी संरचनाएं होती हैं, बहुत पतली महीन जिसकी भित्ति होती है। इनको हम बोलते हैं कुपिका कोश। इनको हम क्या बोलते हैं? कुपिका कोश। इन कुपिका कोश की जो भित्तियाँ होती हैं इनके अंदर बहुत अधिक मात्रा में रक्त नलिकाएँ होती हैं, रक्तवाहिकाएँ होती हैं जो, और यहाँ से रक्त बहता रहता है। जब हम सांस लेते हैं, जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हवा जो है यहाँ से होती हुई श्वास नली से होती हुई, श्वसनी से होती हुई, श्वसनिकाओं से होती हुई इन कुपिका कोशों के अंदर भर जाती है और ये फूल जाती हैं। ये कुपिका कोश जो है ये फूल जाती है, जिससे हमारा फेफड़ा भी थोड़ा सा फूल जाता है। ये कुपिका कोश जो है हवा भरने से फूल जाती है और जो रक्त
इन रक्तवाहिकाओं में बह रहा है, कुपिका कोश की भित्तियों के अंदर जो रक्तवाहिकाओं में बह रहा है, उस रक्त में ऑक्सीजन विसरित हो जाती है, क्योंकि वो जो रक्त यहाँ पर बह रहा है, इन कुपिका कोश के अंदर जो रक्त बह रहा है, उस रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है और ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, जो हम आगे वहन तंत्र में भी पढ़ेंगे, जो अपना परिवहन परिसंचरण तंत्र है उसमें भी पढ़ेंगे कि उस रक्त के अंदर जो रक्त फेफड़ों में आता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है और ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। तो ऑक्सीजन की मात्रा कहाँ ज़्यादा है, जो हमने हवा अभी कुपिका कोश में भरी है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है, और जो हमारी रक्तवाहिकाएं हैं उनमें ऑक्सीजन की मात्रा कम है। तो विसरण, जैसा आपने 9th क्लास में पढ़ा था, विसरण क्या है, पदार्थों का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। तो विसरित ऑक्सीजन जो है वो विसरित हो जाती है कहाँ, कुपिका कोश से रक्तवाहिकाओं में, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी विसरित हो जाती है कहाँ, रक्तवाहिकाओं से कुपिका कोश में। अब जो कुपिका कोश में हवा भरी है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा, और ये हवा जो है ये इसी पथ के द्वारा वापस हमारे नासा द्वार द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। ठीक है, ये हमारा श्वसन तंत्र है, किस प्रकार कार्य करता है कि भाई हम जब हवा अंदर लेते हैं तो कुपिका कोश में हवा भर जाती है, कुपिका कोश फूल जाती है, और जब हम हवा बाहर छोड़ते हैं तो कुपिका कोश वापस पहले जैसी अवस्था में आ जाती है। देखो ये किस प्रकार से कार्य करता है। सबसे पहले हम नासा द्वार द्वारा हवा लेते हैं, नासा द्वार द्वारा हवा को जो है वायु को अंदर लेते हैं। नासा द्वार में हमारे बाल होते हैं, छोटे छोटे महीन बाल होते हैं, आप सबको पता है, आप सबने देखे भी होंगे, आपकी नोज़ के अंदर छोटे छोटे महीन बाल हैं। तो ये बाल क्या करते हैं, ये वायु के साथ जो मोटे धूलकण वगैरह हैं उनको यहीं रोक लेते हैं, वायु के साथ अंदर हमारे श्वसन तंत्र में प्रवेश नहीं करने देते। इसके साथ साथ नासा द्वार के अंदर श्लेष्मा भी होता है। श्लेष्मा का भी कार्य है कि जो महीन धूलकण वगैरह है वो यहीं चिपक करके यहीं रह जाएं, ताकि अंदर हमारे श्वसन तंत्र में पहुंच करके वो श्वसन तंत्र को नुकसान न पहुंचाए। उसके बाद श्वास नली से होती हुई वायु श्वास नली से श्वसनी, श्वसनी से श्वसनिकाएँ, और फिर कहाँ पहुँचती है, कुपिका के अंदर, कुपिका कोश के अंदर। ठीक है, उसके बाद कुपिका का क्या कार्य, कुपिका एक सतह उपलब्ध करवाती है जिससे गैसों का विनिमय हो सकता है। ये गैसों का विनिमय विसरण प्रक्रिया द्वारा होता है, जैसा मैंने आपको यहाँ पर ऊपर समझाया। जब हम श्वास अंदर लेते हैं तो हमारी पसलियाँ ऊपर उठती हैं और हमारा डायाफ्राम चपटा हो जाता है। जब हम सांस अंदर भरते हैं तो हमारे फेफड़ों में जब सांस भरती है तो आप नॉर्मल बैठ करके और सांस को अंदर खींच के देखिए, जब आप सांस अंदर भरेंगे तो आपको लगेगा कि आपका जो फेफड़ों के नीचे का हिस्सा, आंतड़ियों के नीचे का हिस्सा है, ये ऊपर की ओर उठता है। डायाफ्राम जो है, ये हमारी पसलियाँ जो है ये ऊपर की ओर उठेगी और डायाफ्राम चपटा हो जाता है, मतलब परिणाम स्वरूप वक्ष गुहा बड़ी हो जाती है, यानी कि जो हमारी विसरल कैविटी है जहाँ पर हमारे ये सारे ऑर्गन सिचुएटेड हैं, ये बड़ी हो जाती है हवा जब हम अंदर भरते हैं और डायाफ्राम जब ऊपर चढ़ता है। इस कारण वायु फुफ्फुस के अंदर चूस ली जाती है, और इस प्रोसेस के द्वारा ही वायु जो है अंदर चूस ली जाती है, जैसे कि आप अपना स्ट्रॉ से जूस वगैरह चूसते हो ना, इस प्रकार से, और कुपिकाओं में भर जाती है। रक्त शेष शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने के लिए कुपिका में आता है। जैसा भी मैंने बताया कि कुपिका के अंदर जो रक्त वाहिकाएँ हैं उनमें जो रक्त बहता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने के लिए यहाँ फुफ्फुस में आता है। तो कुपिका रुधिर वाहिका का रक्त कुपिका वायु से ऑक्सीजन ले लेता है, जैसे मैंने बताया विसरण के द्वारा ऑक्सीजन ले लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देता है, और उसके बाद उच्छ्वासन प्रक्रिया में हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड से युक्त हवा है उसे नासा द्वार द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। ठीक है, मानव श्वसन क्रिया में आपकी अंतःश्वसन और उच्छ्वासन है, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। ये आप कि अंतःश्वसन क्या होता है, वायु को अंदर की तरफ भरना, वायु को अंदर की तरफ लेना। अच्छा, इसमें आप देखिए कि जब हम अंतःश्वसन करते हैं तो वक्ष गुहा फैलती है, पसलियों में जो पेशियाँ होती है, पसलियों के साथ जो पेशियाँ जुड़ी होती है वो सिकुड़ती है, वक्ष ऊपर की ओर बाहर की ओर गति करता है, जो आपकी छाती है वो ऊपर की ओर और बाहर की ओर गति करेगी। आप बैठ करके और हवा को भर के देखिए, आप देखेंगे कि हाँ, हमारी जो वक्ष है, जो छाती है वो ऊपर की ओर और बाहर की ओर गति कर रही है। गुहा में वायु का दाब कम हो जाता है और वायु फेफड़ों में भर जाती है, जिससे क्या है कि जो हमारी वक्ष गुहा है, जो कैविटी है, उसके अंदर वायु का दाब कम हो जाता है और बाहर वायुमंडल में वायु का दाब ज़्यादा है, जिसकी वजह से वायु जो है वो फेफड़ों में भर जाती है। उच्छ्वासन में क्या होता है, वक्ष गुहा अपने मूल आकार में वापस आ जाती है। जब हम वापस से सांस छोड़ देते हैं बाहर की ओर, तो हम देखेंगे हम वापस से नॉर्मल पोजीशन में आ गए, वक्ष गुहा जो है वो वापस से अपने मूल आकार में आ गई। जो पसलियों में जो पेशियां थी वो शिथिल हो जाती हैं, वक्ष अपने स्थान पर वापस आ जाता है और गुहा में वायु का दाब बढ़ जाता है, जिससे वायु बाहर की ओर धकेल दी जाती है, यानी कि बाहर निकाल दी जाती है।
ठीक है। अच्छा, नासाद्वार में यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, देखिए पॉइंट्स। नासाद्वार में श्लेष्मा क्या करता है, वायु को नम भी करता है और इसके साथ साथ वायु में जो महीन कण होते हैं उनको भी बाहर नासाद्वार में ही रोकने का कार्य करता है, ताकि वो वायु के साथ हमारे श्वसन तंत्र में प्रवेश न करे। अंतःश्वसन सांस द्वारा वायुमंडल में से गैसों का अंदर लेना। उच्छ्वसन फेफड़ों से वायु या गैसों को बाहर निकालना। स्थलीय जीव कैसे सांस लेते हैं, वायुमंडलीय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, क्योंकि स्थलीय जीव में फेफड़े फुफ्फुस पाए जाते हैं जो इस प्रकार, जो हमने अभी श्वसन क्रिया पढ़ी उस प्रकार से श्वसन करते हैं। जल में रहने वाले जीव किस प्रकार श्वसन करते हैं, जल में रहने वाले जीव जैसे मछलियां हैं उनके अंदर फेफड़े नहीं पाए जाते, उनमें गिल्स पाए जाते हैं जिन्हें गलफड़े कहते हैं। उन गिल्स के द्वारा वो जो है जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। वो किस प्रकार से करते हैं कि गिल्स के अंदर जो है बारीक बारीक चैम्बर्स बने होते हैं। जब वो मुंह से पानी अंदर लेते हैं तो गिल्स में से, जैसे कि ये गिल्स हैं, तो वो पानी जो है, जैसे ये पानी का करंट है, तो ये पानी जो है इन गिल्स में से होकर के निकलता है। जब गिल्स में से होकर के निकलता है तो जो गिल्स की भित्तियाँ हैं इनके अंदर रक्त वाहिकाएँ होती हैं। इन रक्त वाहिकाओं में, जैसे कि हमारे श्वसन में कुपिका कोश में होता है, विसरण के द्वारा ऑक्सीजन ले ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी जाती है, ऐसे ही गलफड़ों की जो रक्त वाहिकाएँ हैं उनमें ऑक्सीजन जो अंदर ले ली जाती है, रक्त में विसरित हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से पानी में विसरित हो जाती है और फिर उस पानी को गलफड़ों द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार जल में रहने वाले जीव जो है वो श्वसन करते हैं। गैसों का विनिमय कुपिका में विसरण द्वारा होता है। जो धूम्रपान करने से श्वास नली के ऊपरी हिस्से में पाई जाने वाली बालों जैसी संरचनाएं जो है वो नष्ट हो जाती है। धूम्रपान, आपको सबको पता है कि धूम्रपान जो बहुत हानिकारक है। वो किस प्रकार से हानि पहुंचाता है कि जब श्वास नली के ऊपरी हिस्से में पाई जाने वाली जो बालों जैसी संरचनाएं हैं, जिनको सीलिया कहते हैं, छोटी छोटी बालों जैसी संरचनाएं होती हैं, महीन रोम होते हैं, वो नष्ट हो जाती है धूम्रपान करने से, जिससे जो रोगाणु, धूल, धुआं है वायु के साथ हमारे फेफड़ों में प्रवेश कर जाते हैं और संक्रमण का कारण बनते हैं और कैंसर जैसी बीमारियां भी करते हैं। इसलिए धूम्रपान नहीं करना चाहिए। आप अपने बड़ों को भी ये सलाह दें कि धूम्रपान न करें, क्योंकि वो हमारे श्वसन तंत्र को खराब करती है। अच्छा, कुपिका रक्त व उत्तकों के बीच गैसों का आदान प्रदान किस प्रकार होता है, इसका एक छोटा सा फ्लो चार्ट मैंने बनाया है जो आप लोग देखेंगे और समझेंगे कि ऑक्सीजन, वायु ऑक्सीजन से भरी हुई होती है, वायु में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है। अंतः श्वसन के दौरान ये वायु कुपिका में भर ली जाती है। कुपिका में रक्त वाहिकाएँ होती हैं जिनमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, इसलिए जो ऑक्सीजन है वो वायु से रक्त वाहिकाओं, रक्त के अंदर विसरित हो जाता है और हमारे रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। अब रक्त में जाने के बाद ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन जो है आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाओं में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में ही ऑक्सीजन जो है वो रक्त के द्वारा सभी कोशिकाओं तक पहुंचाई जाती है। जैसे धमनी द्वारा ऑक्सीजन ऊतकों में, यानी धमनियों द्वारा जो रक्त है वो ले जाया जाता है सभी कोशिकाओं तक, ऊतकों तक, किस रूप में, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। और वहाँ जाने के बाद ऑक्सीजन क्या करती है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, ग्लूकोज का विखंडन। और इस दौरान क्या होता है, जब ग्लूकोज का विखंडन होता है, ग्लूकोज का विखंडन किस में हो रहा है, आप देखिए जो मैंने आपको पहले बताया था, ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में किस में हो जाता है, पूर्ण रूप से कार्बन डाइऑक्साइड और जल में। यानी कि इस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। ये कार्बन डाइऑक्साइड, अब जो रक्त है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम है और ऊतकों में कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा है, इसलिए ये कार्बन डाइऑक्साइड रक्त में विसरित हो जाती है और अब जो रक्त शिराओं में बह रहा है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड से युक्त रक्त जो है ये ऊतकों में से कार्बन डाइऑक्साइड विसरित होकर रक्त वाहिका में चली गई, शिरा में चली गई और शिराओं द्वारा ये रक्त जो है ये कहाँ ले जाया गया, फुफ्फुस में, कुपिकाओं तक। कुपिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड का कुपिका कोश में विसरण हो जाता है, क्योंकि अब जो रक्त शिराओं द्वारा कुपिका कोश में लाया गया उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है और वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रक्त से कुपिका कोश में भरी वायु में विसरित हो जाती है और अब कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु जो है उसे हमारे नासाद्वार द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है उच्छ्वसन प्रक्रिया के दौरान। तो ये था आपका श्वसन तंत्र। ये श्वसन तंत्र आप इसको ध्यान से पढ़ें, ध्यान से सुने, आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। और उसके बाद मैं आपको एक छोटी सी जो हमारे फेफड़े जो हैं वो किस प्रकार, जैसे हमने यहाँ पर जो ये पढ़े थे, ये कुछ पॉइंट्स पढ़े थे अंतःश्वसन और बाह्य श्वसन में, कि पसलियाँ, वक्ष ऊपर की ओर उठता है, डायाफ्राम ऊपर की ओर गति करता है। ये इसका एक छोटा सा प्रैक्टिकल का वीडियो जो है मैं बहुत जल्दी
आपको बना करके देने वाली हूँ, जिसमें मैंने बोतल की सहायता से अपने श्वसन तंत्र का एक छोटा सा मॉडल तैयार किया है। उस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे, अपने घर में आप उसको बनाएंगे और आप उसको करके इस श्वसन की प्रक्रिया को समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।